लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.5 वाला पार्ट देखा था, विच वाज मेनली बेस्ड ऑन एडजॉइंट प्लस इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट और इनवर्स के ऊपर बेस्ड था। और हमने यहाँ पे मेनली दो चीजें देखी थी, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है और फिर एडजॉइंट के हेल्प से हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर हमने डिस्कशन खत्म किया था एंड देन आपको मैंने काम दिया था एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। कितने लोगों ने 4.5 के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है एनसीईआरटी से? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस ऑफ एंड यस, मान लो कि अगर आप इधर हाँ कह रहे हो और मैंने रैंडमली बोला चलो कैमरा ऑन करके मुझे एक बार दिखाओ सारे क्वेश्चंस, वो होना चाहिए। तो कितने लोगों ने किया है? अभी तक 3 लोगों ने हैंड रेस किया है, अनिमेश ने किया है, 4 हुए। बाकी लोगों को क्या हुआ? कितने लोगों ने किया? एक बार ऑनेस्टली हैंड रेस करना। तो कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 4.5? हैंड रेस करना। सो वी हैव रिवांश, दिव्यांशु, आर्यन, सौरभ, अनुष्का आपने कंप्लीट किया है, अनिमेश, 5 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी लोगों को क्या हुआ? शुभम, रोशन, रितेश, नीलू, निखिल, हर्षित, दीक्षा, अभिषेक, आयुष। एक बार चैट बॉक्स में मुझे अपने रीजंस बताओ क्यों नहीं किए हो। टेल मी योर रीजंस इन द चैट बॉक्स। अगर मुझे वो रीजंस जेन्युइन लगा तभी आप ये क्लास कर पाओगे, वरना आई विल जस्ट किक आउट एवरीवन। ये बस 4 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, मैं क्लास उनसे कंटिन्यू करूंगा। हरी अप। अभिषेक, व्हाट इज योर रीजन? टेल मी इन द चैट बॉक्स। दीक्षा, व्हाट इज योर रीजन? हर्षित, निखिल, नीलू, रितेश। आप लोग अपने रीजंस डालो, अगर मुझे जेन्युइन लगता है तो आप यहाँ पे रहोगे। अनुष्का, रितेश, यू विल बी देयर इन द क्लास। आपके रीजंस बहुत जेन्युइन है, यू गाइस आर इन प्रॉब्लम। हर्षित, आपको मैं सिंपल सा सजेशन देता हूं, नेट पे सर्च करने से ना बुक मिल जाता है। और आपने क्या लिखा है कि सर मेरे पास पार्ट 1 मैथ्स का बुक नहीं था। तो हम लोग पिछले एक महीने से जो भी पढ़ रहे हैं वो पार्ट 1 के ऊपर का ही है। तो इसका मतलब कि आप कुछ भी नहीं ढंग से किए हो। ठीक है, तो आप एक काम करो, नेट पे सुनो, नेट पे जाओ, सर्च करो डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 एनसीईआरटी पीडीएफ। और अगर 2 मिनट के अंदर नहीं मिला तो समझ जाओ फोन चलाना भी नहीं आता है। और जाओ होमवर्क कंप्लीट करो, यहाँ से आपको रिमूव कर देता हूँ। नीलू, रीजन टाइप करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? 11 तक कंप्लीट किए हैं, क्यों? हमारी आखिरी क्लास फ्राइडे को हुई थी। फ्राइडे सैटरडे, आई थिंक सैटरडे सुबह हुई थी। 48 घंटे में 11 क्वेश्चंस। इस स्पीड से तो नीलू 30-40 नंबर भी आ गए ना आपके बोर्ड्स में, तो आपके पेरेंट्स खुश नसीब होंगे। चलो, आपको रिमूव करता हूँ, कंप्लीट कीजिए। निखिल, आई थिंक
रिस्पॉन्स देने का भी आपके अंदर अभी वो हिम्मत नहीं होगा, ठीक है। दीक्षा, जहां तक मुझे पता है आप सारी क्लासेस कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपकी तबीयत खराब है फिर आप कैसे कह रहे हो कि अभी क्लास एंड होते ही कंप्लीट कर लेंगे? डज नॉट मेक सेंस ना। अभिषेक को तो रिप्लाई करने का भी हिम्मत नहीं हो रहा है। चलो अभिषेक, आराम करो, काहे पढ़ाई कर रहे हो यार। शुभम, काहे पढ़ाई कर रहे हो। चलो, रोशन ने लिखा हुआ है कि 11 तक बनाए हैं और आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो चलो अच्छी बात है, मतलब कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो इसे सॉल्व किए हैं। और किसको निकालना है? ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक्सरसाइज को खोल लेता हूँ, फिर हम अपना डाउट डिस्कशन करते हैं। Also, Ayush, even your reason seems very fake, because question number 13, if you were able to solve question number 13 as you have said in the chat box, so accordingly you should be able to solve question number 15, question number 16, because they both are exactly the same, ठीक है, because they both are exactly the same as of question number 13, तो कोई रीजन नहीं बनता कि ये क्यों नहीं सॉल्व हुआ। ठीक है, एक चीज दिख रहा है कि उसके ऊपर वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपने कर लिए, आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो, तो वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। आई थिंक जितने लोग भी नहीं किए थे, रितेश और अनुष्का, हो सके अगर टाइम मिलता है तो कंप्लीट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। आप लोगों का इशू जेन्युइन है। चलो, तो सबसे पहले सबका हैंड डाउन कर रहा हूँ, एंड चलिए मेरे को अच्छा कुछ रिवाइज करना है, कुछ कोई चीज में पहले सबसे पहले बताओ, क्या कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है किसी को भी? इनवर्स और एडजॉइंट के ऊपर क्या किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? तो एक बार अगर चाहते हो तो कहीं पे वो रिवाइज करना है तो वी कैन रिवाइज दैट, एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आशुतोष, होमवर्क किए हो? पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। कितना हुआ है? कितना हुआ है? कितने क्वेश्चन तक किए हो? सर वो घर में पूजा था सर, तो मैथ का 5-6 हुआ। एक काम करो ना, अभी भी पूजा का थोड़ा काम हम बचा होगा, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करो, काहे कि भगवान जो है यही सब देख के नंबर देता है। मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मजाक है यार। घर में पूजा का। अभी एक बात बताओ, लॉकडाउन के टाइम पे कौन पुजारी तुम्हारे घर पे आके पूजा कर रहा है यार? ओके, चलिए, सो आई कैन सी चैट बॉक्स में मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, देयर 14, 17, 18, राइट। सौरभ, अनिमेश, दिव्यांशु, सबके कहीं ना कहीं उसी में डाउट है। चलो, मतलब 18 क्वेश्चन दिया हूं, और उस 18 क्वेश्चन में से भी मतलब पांच पांच क्वेश्चन कर रहे हैं सब। क्या रीजन देंगे यार?
18 क्वेश्चन, कितने कितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने हैं? 18 क्वेश्चन है, बताओ 18 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन किया है। ओके सो गाइस, आपको एनसीईआरटी दिख रहा है स्क्रीन पे? एनसीईआरटी दिख रहा है आप लोगों को? बताना एक बार, गिव मी अ कंफर्मेशन। आर्यन दिख रहा है? ओके ठीक है, तो चलिए बेसिकली एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पे लोगों को दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, 17 18 तो चलो वो हम बात कर ही लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस पे। तो जैसे कि आयुष क्वेश्चन नंबर 13 कर पाया, लेकिन 15 और 16 नहीं कर पाया। तो पहले देख लेते हैं ना कि 13 और 15 16 में कुछ अलग है क्या। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पहले इसको वेरीफाई करना था। ठीक है, आपको पहले इसको वेरीफाई करना था। वेरिफिकेशन में क्या था कि आपने ए मैट्रिक्स का पहले स्क्वायर कैलकुलेट किया होगा। ए स्क्वायर आपका ए इंटू ए था, आपने वहां से एक मैट्रिक्स कैलकुलेट किया और इसके बाद आपने -5a प्लस 7i करके आपने उसको कैलकुलेट किया। ठीक है, एंड वहां से आपको ए इनवर्स का पहले तो आपने इस वेरिफिकेशन से आपने ये इस इक्वेशन को वेरीफाई किया दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। आई थिंक इस वेरिफिकेशन में तो किसी स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं हुई होगी, बिकॉज इट इज सिंपली पुटिंग द वैल्यू ना। लेट मी गो देयर, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 30। तो आई थिंक हर एक स्टूडेंट ने ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो 0 है वो एक्चुअली में जीरो मैट्रिक्स को मीन कर रहे हैं ना। तो ये कैलकुलेशन तो हो गया होगा। अब आपको कहता है कि इसी के हेल्प से आपको ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो मैंने पहले भी समझाया था ये चीज, जब इनफैक्ट जो मैट्रिसेस चैप्टर है वहां पे भी हमको सेम क्वेश्चन मिला हुआ है, अगर आप लोगों को याद है तो सेम क्वेश्चन। ठीक है आयुष, सेम क्वेश्चन, सेम, मतलब इट्स नॉट लाइक इवन थोड़ा सा भी चेंज है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जब आपसे पूछा जाता है कि आप ए इनवर्स का वैल्यू निकालिए, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जब आपसे पूछा जाता है कि ए इनवर्स का वैल्यू निकालिए, तो हमको बेसिकली क्या करना होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय ए इनवर्स। वी हैव टू मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय ए इनवर्स, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन करने से पहले वी जस्ट डू वन सिंपल थिंग, एंड दैट इज ये जो गिवन इक्वेशन का एलएचएस में जो टर्म्स है उसमें से हम कोशिश करते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला जो टर्म है, आई वाला जो टर्म है, उसको हम इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाएंगे। जैसे कि ये 7i दिख रहा है, सो आवर टारगेट विल बी कि इसको पहले हम भेज दें दूसरे साइड। तो नाउ माय इक्वेशन विल बी a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 7i इज इक्वल टू माइनस 7i। ठीक है, नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 7i हो गया। अब हम पूरे इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप कह सकते हो प्री मल्टीप्लाइंग करो या पोस्ट मल्टीप्लाइंग करो, मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज आई एम मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाय a इनवर्स। ठीक है, तो बेसिकली इट विल बी लाइक लेट्स से a इनवर्स a स्क्वायर इनटू a इनवर्स माइनस 5a इनटू a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 7i इनटू a इनवर्स। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत ये होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक वन, रियल नंबर वन। तो वन जब हम किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। तो सिमिलरली जब यहाँ पे ए इनवर्स के साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वहां पे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ए इनवर्स ही बचेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो दिस ए स्क्वायर, अगर मैं बात करूं दिस ए स्क्वायर वाला पार्ट में, तो ए स्क्वायर वाले पार्ट में आई कैन राइट इट एज ए इंटू ए इनवर्स। आई कैन राइट एज ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन से क्या मिलता है, अगर आप एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट व्हाट, यू गेट आई। तो बेसिकली दिस पार्ट कैन बी रिटन एज ए इंटू आई माइनस, अब यहां पे भी देखो सेम चीज है, a इंटू ए इनवर्स, तो वो क्या आएगा, दैट विल बी 5i, है कि नहीं, दैट विल बी 5i। तो फाइनली यहां तो ai जो लिखा हुआ है दैट ai कैन बी रिटन एज a
minus 5i can be written as 5i directly is equal to minus 7 into a inverse. अब उसमें से भी हम क्या करेंगे, उसमें से भी हम -7 को यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -1/7. दिस विल बी इक्वल टू a इनवर्स. ठीक है, क्या आयुष आपने ये चीज किया था? क्या आपने इस तरीके से सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 13 को? वेरी गुड. तो आपने अगर इस तरीके से किया था तो लेट्स लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट इज द इक्वेशन? इट इज अ 3x3 मैट्रिक्स. तो a का क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i. a क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे जो सबसे पहला चीज करना था दैट इज a² और a क्यूब को पहले कैलकुलेट करना था. तो द सिंपल लॉजिक व्हिच यू शुड हैव अप्लाइड इज a² इज इक्वल टू a into a एंड a क्यूब इज इक्वल टू a² into a. तो पहले a² कैलकुलेट किया, उसी को यूज किया a क्यूब निकालने में. तो आई थिंक ये तो किया होगा आपने. एंड देन उसके बाद दूसरी चीज क्या है? सो दूसरी चीज दिस 11i अगेन हमको a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर एक इक्वेशन से, इस तरीके के मैट्रिक्स इक्वेशन से अगर मेरे को a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई कि i वाला पार्ट को हम राइट साइड में भेजें. तो ड्यू टू दैट यहाँ पे आपके पास रहेगा a क्यूब -6a² प्लस 5a. आई थिंक यहाँ पे माइनस था ना, -11i. तो इसको मैंने यहां भेजा तो ये बन गया +11i. और उसके बाद हम पूरे इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे उसके कारण आपके पास बचेगा a² into i, यहाँ पे बचेगा 6a into i, यहाँ पे बचेगा प्लस 5i और यहाँ पे बचेगा, अच्छा प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास -11a इनवर्स. ठीक है, तो देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट यू गॉट इन द लास्ट क्वेश्चन. अब दिस कैन बी रिटन एज a², दिस इज 6a, दिस इज 5i और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं? हमको सिर्फ a इनवर्स चाहिए. तो कहने के लिए हम -1/11 को यहाँ ले आएंगे, -1/11 को यहाँ ले आएंगे. ठीक है, एंड यहाँ से आपको a इनवर्स का वैल्यू मिल जाएगा. तो अब इस a इनवर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फाइनली व्हाट डू यू नीड? यू नीड a का स्क्वायर, यू नीड a एंड यू नीड i. a आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, i आपको पता है एंड ऑलरेडी हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए a² को कैलकुलेट कर रखा होगा. ठीक है, तो आयुष नेक्स्ट टाइम ना थोड़ा सा जेन्युइन रीजंस देना. ठीक है, ट्राई हार्डर बिकॉज इफ seriously you were able to solve question number 13 and you were not able to solve question number 15, then to be very honest आप मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो because you did not try harder. and in this अगर इस तरीके की ट्राई करनी है ना यार तो पढ़ाई छोड़ दो. next okay, now coming to the genuine questions. and yes, if you want to leave you can leave यार. to be very honest जब इस तरीके के फालतू मेरे को questions दिखते हैं ना, I don't feel like teaching those kind of students. 14, 17, 18. ओके, सो अब आते हैं कुछ जो क्वेश्चन यहाँ पे कहने के लिए जहाँ पे लोगों के फंसने के चांसेस थे या जो पिछले वाले क्वेश्चंस के जैसे नहीं थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना था? व्हाट इज द मैट्रिक्स 3 1 2 1. अच्छा, और ये क्वेश्चन ना 2-2 नंबर के लिए बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं 2-2 नंबर के लिए. इनफैक्ट किस्मत अच्छी रहती है तो 3 नंबर के लिए भी आ जाता है. आर्यन एक बार मेरे को बस अनम्यूट करके वो इक्वेशन बता दो तो क्या था? आई थिंक a² प्लस a
ए ऐसा ए कुछ था क्या? ए हाँ, हाँ प्लस में बी, स्मॉल बी और आई इक्वल टू 0। सर ये मैट्रिक्स है। अच्छा, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना होता है गाइस, पहले तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज इक्वेशन के हिसाब से हमको ए स्क्वायर चाहिए। अब ए स्क्वायर तो यहाँ पे आप प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करके निकालोगे, क्या किसी ने मल्टीप्लाई करके निकाला है? यस निकाले हैं ना। हाँ बताओ एक बार फिर रिवांश। 11 8 4 3, मतलब 11 8 ऊपर वाले रूम में और हाँ 4 3 नीचे वाले में। ठीक है। अब देखिए रिवांश, अभी अगर आप देखोगे भले ही हम चैप्टर कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, लेकिन यहाँ पे ये स्मॉल ए क्या है, क्या है ये अनुष्का? ये कांस्टेंट होगा ना, ये ए तो एक कांस्टेंट होगा, और ये वाला ए क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। तो जब एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उस टाइम पे क्या होता है रिवांश? क्या सर प्रॉपर्टी? उससे हाँ हाँ, बोलो। उसके मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट का सारा नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे अगर हम उस इक्वेशन को लिखे, ठीक है, इक्वेशन के एलएचएस को लिखे, तो हमारा कहने के लिए जो ए स्क्वायर है उसकी वैल्यू 11 8 4 3 प्लस, अब a इंटू कैपिटल ए जब करेंगे तो कहने के लिए हमारे इक्वेशन का हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3a 2a, नीचे भी a आएगा यहां भी a आएगा, और इसके बाद b आई, तो i आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और मैंने पहले भी समझाया है स्टूडेंट्स की i के केस में ना वो आपको ऑर्डर जनरली नहीं बताते, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रहा है एंड ये पूरा एडिशन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इट मींस i का ऑर्डर वही होगा जो a स्क्वायर और a का था। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि अगर ए मैट्रिक्स एक 2x2 का था तो हमारा आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक 2x2 का ही मैट्रिक्स होगा, ठीक है? B0 0 B। एग्जैक्टली B0 0 B। अच्छा ये बताओ अब हम राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, तो ये जीरो मैट्रिक्स भी तो है ना, जीरो मैट्रिक्स का भी क्या सिनेरियो रखेंगे हम लोग कि सारे वो वैल्यूज जीरो, ठीक है? अब इसके बाद आपको एडिशन करना है, एडिशन करोगे फिर कंपैरिजन करोगे एक तरीके से। तो अगर मैं एडिशन करता हूं तो सबसे पहले आप इसके सारे पहले वाले एलिमेंट्स को पिक करोगे, तो आपके पास क्या आएगा 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है? तो यहां से कहने के लिए मेरे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू आ गया -11। इसके बाद अगर हम सेकेंड एलिमेंट की तरफ चले, मान लो ये वाला, तो यहां से मेरे पास इक्वेशन बन रहा है कुछ 8 प्लस 2a प्लस b, सॉरी 8 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो यहां से 2a का वैल्यू कितना हो गया, -8 हो गया, और वहां से a का वैल्यू हो गया मेरे पास -4। a का वैल्यू -4 को फिर आप यहाँ पे पुट करोगे और यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? दिव्यांशु ने चैट में लिखा है b का वैल्यू 1 आ रहा है, हाँ हाँ b का वैल्यू 1 आ रहा है। इज दिस क्लियर? प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन था, यू जस्ट हैड टू डू द एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाना था। यहाँ पे कहने के लिए कहीं भी डिटर्मिनेंट नहीं लग रहा है, कहीं भी डिटर्मिनेंट नहीं लग रहा है। सौरभ क्लियर है ये चीज? सौरभ, अनिमेश, अनुष्का? हाँ अब 18 पे आता हूँ, आई थिंक 18 से पहले 17 आया चैट में, उसके बाद 18 पे भी चलते हैं। सर 17 वाला तो आप बताते n-1 हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, बट बहुत लोगों ने यहाँ पे उसको चैट में लिखा हुआ है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17, लेट A be a non singular matrix of order 3 cross 3 then adjoint A। अभी एक बार मैं इनको दिखाऊं, हमारी क्लास हुई थी 15 तारीख,
ओके, तो आप देख सकते हो कि ये मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द ए मैट्रिक्स, n is the order of the A matrix. और आई थिंक उसका मैंने यहाँ पे छोटा सा प्रूफ वगैरह भी दिखाया था, ये देख सकते हो, ये प्रॉपर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आपको जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना था यार। तो आई एक बार फिर से मैं फॉर्मूला बता देता हूँ बिकॉज दैट फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखा हुआ है तो यू विल रियलाइज कि उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पास में, ठीक है। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। देखो वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था दैट वाज अ जनरल फॉर्मूला दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ना, तो आप जब उसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए ये ऑफ ऑर्डर n लिख देता हूं यहाँ पे, ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होती है, अब एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना तो एक बात है और फिर उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए होल टू द पावर n-1। अब ये n क्या है, n आपका ऑर्डर होता है उस मैट्रिक्स ए का जिसका आपने एडजॉइंट कैलकुलेट किया था। अब जनरली हमारे पास जो बोर्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो बोर्ड लेवल पे हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है 2x2 या फिर 3x3। तो अगर हम 2x2 का मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम एडजॉइंट, आप सोच रहे हो इसका मतलब समझो यार, कोई भी दिमाग में एक 2x2 मैट्रिक्स को इमेजिन करो, फिर आप जब उसका एडजॉइंट निकालोगे और फिर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो ये प्रॉपर्टी जो है या ये फॉर्मूला जो है, ये आपको बिना एडजॉइंट निकाले आप एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। बिना एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाले आप उस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज वो किससे रिलेटेड है, ए के डिटर्मिनेंट के ऊपर रिलेटेड है। तो जब n की वैल्यू 2 होगी तो एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर 2-1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। सिमिलरली जब n का वैल्यू 3 होगा तब एडजॉइंट a विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर 3-1, तब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 17 में n का वैल्यू 3 दिया हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए आपका ये वैल्यू आ रहा है a का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो आप इसका, मैंने इनफैक्ट डेरिवेशन तो आपके आई थिंक एनसीईआरटी में भी है और मैंने भी समझाया था इस चीज को, ठीक है। आर्यन, सौरभ, दिव्यांशु, तो एक बार आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग को देख लोगे तो वहां पे आपको ये चीज याद आ जाएगी। बट अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी समझ में आता है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। बोर्ड्स में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि आपसे कभी डेरिवेशन पूछेगा, वो सिर्फ 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछेगा और सिर्फ इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन रहता है। बिकॉज 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या रहेगा जानते हो, वो आपको बोल देगा कि एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 5 और अगर हम उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कितना आएगा, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वैल्यू कितना आएगा। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि द आंसर विल बी 5 × 5 25, ठीक है। टेल मी सौरभ, आर्यन, कुछ रिपीट करना है यहाँ पे? इज दिस क्लियर? बढ़े आगे। दीक्षा, आपको तो कुछ हवा ही नहीं लग रहा होगा, है कि नहीं? तो अगली बार से थोड़ा सा जेन्युइन रीजंस लेकर आना। द ओनली रीजन व्हाई यू आर स्टेइंग इज बिकॉज आपने बोला था आपकी तबीयत खराब है, बट जहां तक मुझे पता है यू आर डूइंग ऑल द क्लासेस। तो अगर किसी का तबीयत खराब है तो सारी क्लासेस कर रहा है और होमवर्क नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्लासेस क्यों कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में अगर देखेगा इस, तो A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2
और आपसे पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये क्वेश्चन तो मैंने मुझे याद है अभी जनवरी फरवरी में जब 12th सीनियर्स वालों का मैंने टेस्ट लिया था, तो पूरे 30-40 लोगों में से एक भी स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाया था, इवन जो लोग जेई का तैयारी कर रहे थे। A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse. यहाँ पे बोला है A is an invertible matrix. Sorry. बोला है A is an invertible matrix of order 2. अच्छा, आप लोगों को मैंने सबसे पहली चीज बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने, डिटर्मिनेंट कह रहा हूं, इनवर्स निकालने के लिए क्या कंडीशन होता है? क्या कंडीशन होता है? मैट्रिक्स ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो बेसिकली उसको एक सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, आपका यहाँ पे सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए था? योर फर्स्ट अप्रोच शुड हैव बीन कि आप एक नॉर्मल मैट्रिक्स को अज्यूम करोगे जिसके एलिमेंट्स है ए, बी, सी, डी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अब इसका डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कितने निकल कर आएगी गाइस? ए डी माइनस बी सी। एंड क्योंकि इट इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, तो हम यहाँ पे ये कह पाएंगे कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं? आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वो आपको क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछ रहा है। आपको क्या करना है? आप यहाँ पे ए अब सबसे पहले वहां पे ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है? तो ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो उस हिसाब से अगर देखोगे, हमने फिलहाल एक ई मैट्रिक्स अज्यूम किया जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे इसका एडजॉइंट निकालने पे फोकस करना चाहिए। अब याद करो, आप लोगों को सिंपल टेक्निक बताइए कि जब 2x2 का मैट्रिक्स होता है तो उसका एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं? एनीवन? कोई बताना चाहेगा? हाँ बोलो अनुष्का। इंटरचेंज कर देते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। हाँ, डायगोनल सर, का यहाँ पे इंटरचेंज, ए एंड डी होगा और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी और माइनस सी। एग्जैक्टली। तो हम डायगोनल एलिमेंट्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका हम इंटरचेंज करते हैं पोजीशन, और बाकी का हम साइन चेंज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2x2 के लिए एप्लीकेबल है, 3x3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया। सो देयरफॉर अगर हम बात करें ए इनवर्स का, कितना होगा ए इनवर्स का वैल्यू? तो दैट विल बी 1 by डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए होगा गाइस, है कि नहीं? अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट भी कर देते हो तो एडजॉइंट ए तो अभी हमने निकाला, वो आ रहा है हमारा डी माइनस बी माइनस सी एंड ए, और बाहर हमारे पास लगा हुआ है ए का डिटर्मिनेंट। अब आप खुद सोचो कि बाहर जो ए का डिटर्मिनेंट हमने लगाया हुआ है, अल्टीमेटली तो एक छोटा नंबर है, अल्टीमेटली वो एक छोटा सा नंबर है। तो अगर वो एक छोटा सा नंबर है तो हम चाहे इफ नीडेड आप इसको अंदर ले जा सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज लाइक मल्टीप्लाइंग adjoint A. Adjoint A is a matrix, determinant A is a simple number. तो नंबर को अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली इट्स लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, जिसके कारण सारे एलिमेंट्स जो है उसी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास आएगा D अपॉन डिटर्मिनेंट A, फिर यहाँ पे आएगा माइनस बी अपॉन डिटर्मिनेंट A, यहाँ पे आएगा माइनस C अपॉन डिटर्मिनेंट A, और यहाँ पे आएगा A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताना? हमने सिर्फ क्या किया है, एक 2x2 मैट्रिक्स को अज्यूम किया है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया है, उसका एडजॉइंट कैलकुलेट किया, उसका ए इनवर्स कैलकुलेट किया। बट ये सारी चीजें हमने स्टार्ट किया था एक 2x2 का मैट्रिक्स को अज्यूम करके। ठीक है, अब सोचो यहां तक जनरली आपको मान लो जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस में आते हो ना, जहां पे आपको 2x2 वाला होता है, तो 2x2 में हमेशा मैं आपको सिंपल सजेशन दे रहा हूं, जब भी बोर्ड्स में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा या इवन कोई ओलंपियाड या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे विच आर बेस्ड ऑन 2x2,
और उसमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू निकालने में आपको सीधा नहीं समझ में आ रहा है। आप क्या करो, आप 2x2 मैट्रिक्स को अज्यूम कर लो ना, क्योंकि उसका कोफैक्टर निकालना भी आसान होता है, उसका इनवर्स निकालना भी आसान होता है। अब अगर उस मैट्रिक्स के ऊपर वो उसने क्या ही किया होगा, या तो एडजॉइंट के ऊपर सवाल पूछेगा या फिर इनवर्स के ऊपर सवाल पूछेगा, राइट। अब आप खुद सोचो कि अगर यहां तक सब समझ में आ रहा है, नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, है कि नहीं? द क्वेश्चन इज टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। बताइए, सोचिए थोड़ा सा कि मेरे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स आ चुका है ना, दिख रहा है ए इनवर्स मैट्रिक्स दिख रहा है मेरे को। अब अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो कैसे निकलेगा? एक मैट्रिक्स आपके सामने खड़ा है, अब उस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट बताना है, बताओ कैसे बताओ? A very simple question. Sir, A11 minus A22. A11 minus A32. तो Sorry, A11 into A22. हाँ, मतलब आप कहने के लिए एक सबसे बेसिक सा काम क्या कर सकते थे, अगर कुछ भी दिमाग में नहीं पड़ रहा है तो एटलीस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, राइट। तो आपको क्या मिलता? AD अपॉन, अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो गाइस, ऐड नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, नीचे के दोनों के डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ऊपर AD बनेगा, नीचे क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर बनेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और नॉर्मल डिटर्मिनेंट में हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा लेट मी राइट इट डाउन ना, लेट मी राइट इट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो क्या लग रहा है, ऊपर तो मेरा AD अपॉन डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या बन गया? BC अपॉन डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर था। ठीक है गाइस? अच्छा, नाउ देयर सब्ट्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। क्या आ रहा है अंदर से आवाज? डिटर्मिनेंट A के स्क्वायर को कॉमन ले लेना चाहिए। ऊपर क्या बनेगा? AD माइनस BC बनेगा। AD माइनस BC जब ऊपर बन रहा है तो फिर दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि AD माइनस BC किसके बराबर? डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट A के बराबर है। तो इसीलिए ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर। तो एक एक कट गया, तो दैट कम्स आउट टू बी 1 बाई डिटर्मिनेंट। तो भले ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिख रहा है, बट एक्चुअल बोर्ड में अगर आता है ये क्वेश्चन तो इट विल बी ऑफ थोड़े ज़्यादा मार्क्स के लिए होगा, क्योंकि ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो मतलब एज सच एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो कोई फॉर्मूला नहीं है जहाँ पे हम डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। हाँ बोलो हिमांशु। चेंज कैसे किए हैं? एक बार कौन सा पार्ट पे कह रहे हो? मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स में चेंज किया। हाँ, लेकिन कोई भी एक मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट जो कैलकुलेट करते हैं वो एक, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक नॉर्मल सा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते थे? बोलो ऋतिक। सर क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो 1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कुछ वैसा ही बन रहा था। ये हमारे पास जो दिख रहा है दिस इज एक्चुअली A इनवर्स, ये A इनवर्स मैट्रिक्स निकल कर आया है। ठीक है, अब हम उसी इनवर्स वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते थे, तो इसीलिए हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। क्वेश्चन है सर, अगर एक 3x3 का मैट्रिक्स है तो किसी भी रो या कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो अनिमेश। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के टाइम पे पहले भी बताया था कि अगर एक 3x3 का मैट्रिक्स है तो आप 6 तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, 3 रो के अलोंग और 3 कॉलम के अलोंग। अगर सेम आएगा डिटर्मिनेंट किसी भी रो का या कॉलम के अलोंग, हमेशा डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, हमेशा डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, चाहे आप किसी भी रो के अलोंग करो या किसी भी कॉलम के अलोंग करो। सर हाँ सर, यही क्वेश्चन अगर दिया रहता कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। ठीक है, इसी तरीके से आपको निकालना होता है। अगेन कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता। कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। और मैं अगर
इसको वो अगर जेई लेवल से बात करूँ तो वहां पे हम कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज वगैरह भी सिखाते हैं कि हाँ चलो आएगा तो उसका सीधा यूज कर लेना। बट आपके एनसीईआरटी में ना, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो फॉर्मूलाज का वहां पे यूज उन्होंने बताया हुआ है उसी के ऊपर का क्वेश्चन देखेंगे वो लोग। ज्यादा से ज्यादा आप बस क्या कर लेना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर को एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे अपन ने मैट्रिक्स खत्म कर लिया, अब डिटर्मिनेंट भी खत्म हो जाएगा, अगले आधे घंटे के अंदर डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ना, हर एक स्टूडेंट को कह रहा हूँ, बोर्ड्स को अच्छे से टारगेट कर रहे हो तो लोगों से एक छोटी सी गलती हो जाती है कि वो सिर्फ एनसीईआरटी को टारगेट करते हैं। बट आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या फिर एग्जाम आइडिया वाले बुक्स में वो ब्रैकेट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लिखते हैं और वही क्वेश्चन ब्रैकेट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ कोई ईयर भी लिखा हुआ रहता है एग्जाम का, है कि नहीं? तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है सिंपल सा कि यार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बोर्ड्स में आ रहा है और ये आता है। एनसीईआरटी के खुद के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो सिर्फ 2 बुक्स रिकमेंड करता है, वो थोड़ी ना आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा रिकमेंड करता है। वो रिकमेंड करता है आपका एनसीईआरटी का नॉर्मल टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। और अभी तो सारे बुक्स के पीडीएफ वगैरह निकल ही चुके हैं, तो आप गो थ्रू कर लीजिए। हाँ सौरभ, एग्जाम आइडिया में एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आर्यन वो आपको 3x3 का क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से देयर इज नो फॉर्मूला जो बिना मैट्रिक्स को बताए उस मैट्रिक्स के इनवर्स के डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा? हमारे पास ऑप्शन बचेगा कि हम उसको कैलकुलेट करें, मतलब एज्यूम करके कैलकुलेट करें, यही हमारे पास ऑप्शन है और उससे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो जनरली तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को समझ में आता नहीं है कैसे करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे थे वो भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, मैं सीनियर्स की बात बता रहा हूँ, जबकि क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एक ए मैट्रिक्स के लिए अगर आप उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट सोच रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने नॉर्मल प्रोसेस फॉलो किया। क्या हमने कोई फॉर्मूला लगाया? बिल्कुल भी नहीं लगाया, राइट? तो इस तरीके से हम चलेंगे। अनिमेश पूछ रहा है एग्जाम्पलर वर्सेस एग्जाम आइडिया, लड़ाई करके दिखा देना उन दोनों का लड़ा देना। वैसे मेरे ख्याल से एग्जाम्पलर छोटा सा बुक है, एग्जाम आइडिया मोटा सा बुक है, तो एग्जाम आइडिया जीत जाएगा एग्जाम आइडिया इज बेटर यार, ठीक है? आई एम नॉट मतलब ऐसा नहीं कि मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ, बट एग्जाम्पलर में बहुत टू द पॉइंट बहुत कम क्वेश्चंस है एंड एग्जाम आइडिया में एग्जाम्पलर सारे मिल जाएंगे, एनसीईआरटी भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और पास्ट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग देयर बोर्ड एग्जाम्स। अनुष्का पूछ रही है सर मॉड्यूल स्टार्ट करना सॉल्व कर दिए हैं, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक भी बना रहे हैं, तो आर.डी. शर्मा लीव कर सकते हैं? अनुष्का सबसे पहले आप मॉड्यूल लीव कर सकते हो, ठीक है? पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो, बिकॉज उसके मॉड्यूल ले लिए तो मतलब उसको लीव कैसे करते हैं? हाँ देखो, मॉड्यूल में मतलब क्या है, लेवल 2 क्वेश्चंस जो है उसमें, जैसे अभी मैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के केस में क्या है ना गाइस, जेई लेवल पे और बोर्ड लेवल पे कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक 3 और 4 कॉन्सेप्ट्स, बाकी सब कुछ सेम है। दे जस्ट हैव टू प्रैक्टिस, कुछ शॉर्टकट्स याद रखने होते हैं, स्पीड बिल्डअप करना होता है। बट जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अभी लिमिट्स पे आएंगे, अगला क्लास मतलब अगला टॉपिक जो लिमिट्स का होगा, लिमिट्स में गाइस जमीन आसमान का अंतर मिलेगा बोर्ड्स लेवल पे और आपके मॉड्यूल जेई लेवल पे। तो अपना जो मॉड्यूल है उसने जेई लेवल के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रखा है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में अगर आप अवंती के मॉड्यूल को सॉल्व करते हो तो आपके लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं होने वाला, लेकिन वही जब आप एक कैलकुलस वाला टॉपिक पकड़ते हो, पूरा कैलकुलस की बात कर रहा हो, तो इट इंक्लूड्स लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वहां पे बहुत हालत टाइट हो जाएगा। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ठीक है? तो आर.डी. शर्मा आप अवॉइड कर सकते हो, मैंने पहले भी बोला आर.डी. शर्मा अवॉइड कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ बिकॉज अभी सब कोई अच्छे पोजीशन पे हो, पर्सनली मुझे लगता है कि आप लोग रेगुलरली क्लास कर रहे हो, अटेंडेंस का बिल्कुल भी कोई मेरे को ड्रॉप नहीं दिखा है लास्ट 1 मंथ में, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आप लोग बहुत रेगुलरली क्लास कर रहे हो, तो क्यों ना आप एटलीस्ट आर.डी. शर्मा के लेवल पे थोड़ा खुद को तैयार करो। आई एम सेइंग कि चलो आप लेवल 2 क्वेश्चंस को स्किप कर दो, लेवल 2 क्वेश्चंस को आप स्किप कर दो, ठीक है? और या फिर अगर मॉड्यूल से करना है तो मॉड्यूल से आप लेवल 1 क्वेश्चन सारे कर लो, लेवल 2 भी ट्राई करो, जो आपको एनसीईआरटी के बेसिस का लग रहा है वो अपने वहां से सॉल्व कर लो,
लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वाला लग रहा है उसको आप इग्नोर कर देना, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज एडिशन में सॉल्व करने से ना गाइस यू आर गोइंग टू डेवलप योर बेस। मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, मैथ्स इज नॉट अबाउट बहुत सारे चैप्टर्स जो है ना ये आप सीधा अगले अपने आगे जाकर रियल लाइफ में यूज नहीं करने वाले। वी डोंट कैलकुलेट मैट्रिक्स एवरीवेयर, बट यू आर लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग केपेबल। मतलब कहीं ना कहीं हम ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, हमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। तो ये आपका ना आईक्यू बढ़ाता है। आपको समझ में आना चाहिए जनरली जो लोग मैथ्स में अच्छे रहते हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो रहता है वो सही रहता है। जुगारू होते हैं वो लोग, रियलिटी में बात करें तो जुगारू रहते हैं। तो आप लोग इसीलिए थोड़ा सा इस हिसाब से मैथ्स में सिर्फ एनसीईआरटी करके चलोगे, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आरडी शर्मा नहीं करना है देन गो फॉर आरएस अग्रवाल। आरडी शर्मा अगर खरीद रखे हो तो अच्छी बात है, सारे लेवल 1 क्वेश्चंस कर लीजिए, लेवल 2 कुछ स्किप कर सकते हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। मॉड्यूल रिटर्न कर दे क्या? नहीं नहीं, उसको रखो, उसकी आरती उतारो, रखो यहाँ पे, अच्छे से दिखेगा, थोड़ा लगेगा कि कोई घर पे आएगा तो लगेगा ना कि बहुत पढ़ाई कर रहे हो। कैलकुलस ऋतिक हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे गाइस, ठीक है, इट्स 9 o'clock। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। अनिमेश पूछ रहे सर एग्जाम्पलर 2021 का मिल रहा है, खरीद ले क्या? सर एग्जाम आइडिया लिखने लगता है सर। हाँ अनिमेश देखो, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी पिछले 5-6 सालों में कभी चेंज नहीं हुआ सर। एग्जाम आइडिया लिखने वाले थे। अच्छा, एग्जाम आइडिया लिखने वाले थे। एग्जाम आइडिया जनरली क्या होता है, जब तक वो बोर्ड एग्जाम्स होने का वेट कर रहा है, जब वो बोर्ड एग्जाम्स हो जाता है ना तो उसके बाद वो क्वेश्चंस को इंक्लूड करता है बोर्ड वाला और फिर अपना नया एडिशन बनाता है। बट एज सच अगर मैं बोलूँ तो कुछ अलग नहीं मिलता, क्योंकि अभी आप उठाओगे तो लास्ट ईयर तक के सारे क्वेश्चन को डाल के रखा होगा। बट स्टिल थोड़ी देर के लिए वेट कर लो, क्योंकि वो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है केस स्टडी वाले वो अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। अगर एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई का क्लास 12 का एग्जाम होता है तो अच्छे खासे केस स्टडी के क्वेश्चन निकल कर आएंगे और तब वो बुक खरीदना बेटर होगा। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अभी तो फिलहाल 2 महीने का क्लियर कट वेट दिख रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को के लिए अलग से आरडी शर्मा का पीडीएफ चैप्टर वाइज सेंड करता हूँ, है कि नहीं? दैट इज अ पेनफुल टास्क। पहले वो फाइल में से पेजेस ढूंढो, तो अभी थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लो, 2-3 महीने बाद ले लेना एग्जाम आइडिया, ठीक है। चलिए गाइस, तो बढ़ते हैं आगे की क्लास में। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये जो व्हाइट कलर का जो ये कट है ये मैंने एनसीईआरटी से कट किया है, एकदम क्लियर कट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ या आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ ओनली एनसीईआरटी टू टीच यू गाइस। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 4.5 इज ऑल अबाउट एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम बात करें एक्सरसाइज 4.6 का। एक्सरसाइज 4.6 आपका लास्ट एक्सरसाइज है, वहां पे हम मेनली मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशंस लिखा हुआ है। तो दिमाग में आता है एप्लीकेशन में क्या क्या आ रहा है भाई, तो एक ही एप्लीकेशन उन्होंने बात किया है, एंड दैट इज solving the system of linear equations. That is solving the system of linear equations in 2 or 3 variables. ये एक एप्लीकेशन बताया है, ठीक है। तो दिस इज ये एक इक्वेशन है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे दूसरा केस बताया है फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसको अगर आप थोड़ा सा गो बैक करोगे क्लास 10th पे, तो क्लास 10th में कुछ कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी होता था, याद है क्या? एनीवन? 10th में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन करके। सर a1/a2 नॉट इक्वल टू b, ऐसे कर, नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू 0। मतलब मैंने मूवी पूछा है तो आपने मूवी के उस एक कैरेक्टर के बारे में मेरे को अभी बताया है। सर याद नहीं। एनीवन एल्स? रोशन? यस सर, मतलब सॉल्यूशन पे था कि अगर किसी का सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। एग्जैक्टली। अगर आपके पास जो इक्वेशंस आए हैं, अगर उन इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन बनता है तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और अगर वो नो सॉल्यूशन का केस होता है तो हम उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंसी में 2 केसेस आ जाते थे, यूनिक सॉल्यूशन वाला भी आता था एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस भी आता था। इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक केस आता था, दैट वाज नो सॉल्यूशन। अब वहां पे हम लोग आप लोगों को तरीका सिखाया था कि आप बिना इक्वेशन को सॉल्व किए
उनके कोएफिशिएंट्स के बेसिस पे बता सकते हो कि चलो ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सिर्फ दो चीजों पे काम करना है। पहला कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा उन लीनियर इक्वेशंस के कंसिस्टेंसी को कैसे चेक करते हैं। अब अच्छी बात ये है कि व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग वाला पार्ट ना, only unique solution, ठीक है, only unique solution वाला केस आएगा। ठीक है, तो मतलब वहां पे आप कह सकते हो कि सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाला केस के ऊपर ही आपको कैलकुलेट करने देगा। अगर आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाला पूछेगा, और टेस्टिंग जो है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला वो अलग है। ठीक है, तो ये आपके सामने ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चीज लिखी हुई है। A system of equations is said to be consistent if its solution exists. अब solution exists मतलब one or more solution can happen, and inconsistent में क्या है? A system of equations is said to be inconsistent if its solution does not exist. अगर उसका solution exist नहीं करता है तो। अब आते हैं यहाँ पे solution पे, ठीक है। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हम solution डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिक solution वाला है। तो देखिए, आपको याद होगा जब हमने शुरू किया था मैट्रिक्स चैप्टर, ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर जब शुरू किया था तो वहां पे हम स्टेटमेंट को पढ़ के उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे, एकदम स्टार्टिंग में। याद आ रहा है? कुछ क्वेश्चन थे इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर, और ऐसा था कि एक 12% पे जा रहा है, एक 10% पे जा रहा है, टोटल उसको 1500 रुपए इंटरेस्ट चाहिए, तो मैट्रिक्स इक्वेशन बनाइए। कहीं ना कहीं हम दोबारा उस चीज से शुरुआत करने वाले हैं। आपको जनरली क्वेश्चन में क्या मिलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं केस स्टडी की बात कर रहा था ना, तो केस स्टडी के लिए दिस इज यही कंटेंडर है पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर में, बिकॉज लीनियर इक्वेशंस आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, और केस स्टडी में आपको रियल लाइफ सिचुएशंस दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम पहले देखते हैं कि अच्छा हाउ डज दिस मेथड वर्क्स, काम कैसे करता है ये सब। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे और वहां पे स्टेटमेंट्स आपको दिए होंगे, स्टेटमेंट्स को पहले आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पे हमने लिखे हैं 3 लीनियर इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स। आपके पास 2 केसेस होंगे, या तो आपको 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल मिलेगा, या फिर 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल मिलेगा। अगर मैं ज्यादा नंबर के हिसाब से बात करूं, या लास्ट ईयर तक जो होता था, लास्ट ईयर के हिसाब से वो जनरली 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स वाला केस देते थे। ठीक है, सो द इक्वेशंस विल बी स्टैंडर्ड फॉर्म इज, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज ax plus by plus cz plus d is equal to 0, जहां पे abc तीनों साथ में 0 नहीं होंगे, कोई 2 0 कोई 1 0 हो सकता है, बट तीनों साथ में 0 नहीं होंगे। ठीक है, नहीं ऋतिक, आप लोग अपने केस में पूछ रहे हो, मैं थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं आ रहा। आई थिंक अभी भी 3 ही दे सकता है, 2 का कुछ ऐसा है नहीं, 3 दे सकता आप लोग को। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है गाइस, बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन आपको 3 मैट्रिसेस लिखने होते हैं। पहला होता है ए मैट्रिक्स, जिसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हम एक्चुअली क्या करते हैं, तो हम ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको दिख जाएगा पैटर्न। हमने पहला कॉलम में सारे x कोफिशिएंट्स को लिखा है, दूसरे कॉलम में हमने सारे y कोफिशिएंट्स को लिखा है, और तीसरे कॉलम में हमने सारे z कोफिशिएंट्स को लिखा है, और उसी को नाम दिया है कैपिटल A। तो इसीलिए हमारा जो A मैट्रिक्स होता है, इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने सारे कोफिशिएंट्स को लिया है। नेक्स्ट, कैपिटल X इज हैविंग ऑल द वेरिएबल्स। ठीक है, ऑब्जर्व करो हाउ दे हैव रिटन इट, उन्होंने इसको कैसे लिखा है, उन्होंने इसको कॉलम वाइज लिखा हुआ, रो वाइज लिखा हुआ, कॉलम वाइज नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एंड देन वी हैव द बी मैट्रिक्स व्हिच इज द कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसको कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स कह सकते हो, क्योंकि उसने सारे इक्वेशंस के कांस्टेंट्स को कंसीडर किया। अच्छा, एक और चीज है, जनरली गाइस जब अपन क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन करते थे,
तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको बोला जाता था ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट्स को इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते थे, लेकिन अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट्स को इक्वेशंस के राइट हैंड साइड में रखा है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे E मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिख रहा है, ये कंप्लीटली उन तीन इक्वेशंस के बेसिस पे लिखा हुआ है, तो इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिएगा पहले, ओके। नाउ अगर आप पूछोगे कि सर ये जो तीन मैट्रिसेस लिखे हैं उस इक्वेशन से, तो ये किस फॉर्म में लिखा गया है, तो बेसिकली दिस इज ऑफ द फॉर्म Ax is equal to B। अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स को इस वेरिएबल वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसको इक्वेट करते हो कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमको वो ऊपर वाला जो ये वाला इक्वेशन है और जो ये वाला है, दे आर द सेम, ठीक है, दे आर द सेम। तो हमने अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया, वी हैव जस्ट यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जब मैंने मैट्रिक्स चैप्टर भी शुरू किया था तो आप लोगों को बताया था कि ये मेथड हम लोगों को हेल्प करता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, 3, 4, 5 के लिए। आपने 10th लेवल पे 2 वेरिएबल्स के लिए सीखा था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 के लिए बस एक क्रैमर्स रूल होता है, इसके अलावा ऐसा कोई रूल भी नहीं है। तो अभी यहां तक आपको पता होना चाहिए कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास आता है, 3 इक्वेशन हो, तो उसको हम पहले ये ax और b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। a वाला अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन्होंने क्या किया है, ध्यान से अगर इधर देखोगे तो x के सारे कोफिशिएंट पहले कॉलम में, b के सारे, y के सारे कोफिशिएंट दूसरे कॉलम में, z के सारे कोफिशिएंट तीसरे कॉलम में। और इस x वाले मैट्रिक्स में x y z को लिखा है रो वाइज लिखा है, कॉलम वाइज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, वो इनको कॉलम वाइज लिख देते हैं, बट ये रो वाइज लिखा गया। एंड लास्ट वी हैव b which is the constant। तो how are they related? They are related by the equation a into x is equal to b, ठीक है। They are related by a into x is equal to b। अब आपको यहाँ पे एक्चुअली निकालना क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, so we got a into x is equal to b। अब अल्टीमेटली अगर हम देखें तो our aim is to find the elements of x। जो x वाला जो मैट्रिक्स है, x वाला जो मैट्रिक्स है उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसी के अंदर हमने वेरिएबल्स को रखा हुआ है। तो बेसिकली आपको पहले तो ये समझ जाओ कि इसको अकेला करना है, इसको अकेला करना है मतलब a को दूसरे साइड में भेजना है। बट हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को a इनवर्स से। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, और पहले से क्या था वहां पे ax था, ax इज इक्वल टू b था, तो कहने के लिए हमने दोनों इक्वेशंस को कह सकते हो, और बेसिकली इस इक्वेशन को हमने प्री मल्टीप्लाई किया a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई किया a इनवर्स के साथ। सो नाउ दिस a इनवर्स इनटू a इनवर्स इनटू a क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू I, और यहाँ पे दिस विल रिमेन एज a इनवर्स b, ठीक है। तो फाइनली I इंटू x तो हमारा x ही रहेगा, सो x इज कमिंग आउट टू बी a इनवर्स b, ठीक है, x इज कमिंग आउट टू बी a इनवर्स b। तो आपको अब ये मिल गया कि हाउ विल यू गेट द एलिमेंट्स। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है अनिमेश, हम इक्वेशन में दोनों इक्वेशन के LHS और RHS के सबसे स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इट्स लाइक AB इज जनरली नॉट इक्वल टू BA, है कि नहीं, AB इज जनरली नॉट इक्वल टू BA। तो दैट इज व्हाई स्पेशली जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम इक्वेशन के स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब LHS और RHS के स्टार्टिंग में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम प्री मल्टीप्लाई लिखते हैं, अगर हम लास्ट में कर रहे होते हैं तो हम वहां पे पोस्ट मल्टीप्लाई लिखते हैं, ठीक है। क्या होता है कि हम नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन की बात करें मैट्रिक्स में, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लगाया है, मतलब LHS के स्टार्टिंग में लगाया और RHS के लास्ट में लगाया। इट हैज टू बी स्टार्टिंग का दोनों जगह या फिर लास्ट का दोनों जगह, ठीक है। तो गाइस अब ये देख सकते हो कि व्हाट इज x, तो x इज अल्टीमेटली इक्वल टू व्हाट, a इनवर्स इनटू b, एंड a इनवर्स कहीं ना कहीं हमको पता है
ए इनवर्स कहीं ना कहीं हमको पता है दैट दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए को पहले बाहर लिख लेते हैं, so this is basically adjoint A into B, ठीक है ना, adjoint A into B। तो आप समझ सकते हो कि जब भी आपको x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो our final equation is A inverse into B, where A is the coefficient matrix, आप उसका इनवर्स निकालोगे, and B is the constant वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है and then divided by the determinant of A। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको फिर से दिख रही होगी, एंड दैट इज कि भाई साहब ये ऊपर तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन ये डिवाइड किससे हो रहा है? तो ये डिवाइड हो रहा है डिटर्मिनेंट ए से। अब अगर ये डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में आप क्या कह सकते हो? हम कह सकते हैं कि अगर ये डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड हो रहा है और वो एक नंबर होगा, तो डिटर्मिनेंट ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया फिर क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और साथ ही साथ वो जो इक्वेशन अभी फिलहाल हम लोगों को दिख रहा है, वो इक्वेशन भी जस्टिफाई नहीं होगा, मतलब इक्वेशन डिफाइन नहीं होगा। एम आई क्लियर? टेल मी, आर वी क्लियर आउट हियर गाइस? क्या आपको पता चल गया हाउ विल यू सॉल्व इट? पहले आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको इक्वेशंस बनाना है, फिर उस इक्वेशन से आपको मैट्रिक्स बनाना है। 3 मैट्रिक्स बनाओगे, एक ए मैट्रिक्स, एक बी मैट्रिक्स और एक एक्स मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स होगा उस इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट्स के साथ, बी मैट्रिक्स होगा सारे कांस्टेंट्स के साथ, और एक्स मैट्रिक्स होगा सारे वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन का अगर केस है, तो द मैट्रिक्स हैज टू बी सिंगुलर, नॉन सिंगुलर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो ये दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। अब एक और चीज बच रही है, वी हैव टाइम, हाँ वी हैव टाइम। तो दूसरी चीज बच रही है वो वाला, ये आप चेक कैसे करोगे कि हमारे पास जो सिस्टम आया है, जो हमारे पास इक्वेशंस आया है, वो कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट है। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका है, जो पिछला स्लाइड में हमने बात किया दैट वाज बेस्ड ऑन सॉल्विंग। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड एप्लीकेशन, हाउ टू चेक कंसिस्टेंसी और क्या लिखेंगे, एंड हाउ टू चेक कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फंडा है। पहले आप क्या करोगे? स्टेप 1, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेप 1 यार। आप डिटर्मिनेंट ए को कैलकुलेट करोगे। अब आप ही बताओ, अगर हम डिटर्मिनेंट ए को कैलकुलेट करें तो क्या पॉसिबिलिटी है? क्या पॉसिबिलिटी है दिव्यांशु? अगर आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते हो तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? दिव्यांशु आवाज आ रही है आपको? रिपीट, मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, ठीक है, और आप एक एजेंडा के साथ निकाल रहे हो कि कहीं ना कहीं इनवर्स निकालना है, तो आप मेनली क्या चेक करोगे उसमें? उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या चेक करोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी जब आपको क्वेश्चन में चेक करने के लिए बस बताएगा कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो आप क्या करने वाले हो? आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देयर विल बी 2 केसेस। पहला, जहां पे डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो आ रहा है, तो दैट इज द केस वेयर यू आर गोइंग टू गेट यूनिक सॉल्यूशन, वहां पे आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड वाला केस क्या है? जहां पे डिटर्मिनेंट ए विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। तो जब आपको डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 मिलेगा,
तो आप उसके बाद फर्दर क्या करोगे, यू आर गोइंग टू परफॉर्म 2 स्टेप्स। देन ये अगर होता है तो फिर आप करोगे कैलकुलेट adjoint A into B। आप adjoint A into B को कैलकुलेट करोगे। और अगेन जब हम इस दो मैट्रिक्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो यहाँ पे दो केसेस आएंगे, यहाँ पे दो केसेस आएंगे। पहला that adjoint A into B can be equal to 0 or adjoint A into B is not equal to 0। तो जब ये इक्वल टू 0 होगा, मतलब देखो आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, वी आर जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था। तो आपने सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया। अगर वो नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर वो जीरो आता है तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा लिख दोगे नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर आप क्या करने वाले हो, आप उसके बाद एडजॉइंट ए इनटू बी, तो एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब अगर वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के दो केसेस होंगे, या तो जीरो मैट्रिक्स आएगा या फिर नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगा। अगर वो जीरो मैट्रिक्स आता है तो आप यहाँ पे लिखोगे क्लियरली दैट दिस इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो नॉन जीरो आता है तो देन इट कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। देन इट कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बात करें तो वो लिखेगा यहाँ पे देन इट इज इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। हम बता नहीं पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे कि वहां पे सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। इसका रीजन एनसीईआरटी में तो ऐसा आपको नहीं दिया हुआ है, बट अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट नाउ वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं यहीं पे आगे अभी नहीं बढ़ूंगा। हाँ बोलो सर। रोशन, बोलो रोशन। सर आरडीएस में तो क्रेमर्स रूल पर मतलब कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताया है। हाँ देखो वो आप उधर कर लेना, लेकिन अगर हमें एनसीईआरटी में अगर आता है वहाँ पे क्रेमर्स रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी में इसका कहीं भी वो नहीं है, यूज नहीं बोला नहीं है, तो इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे। एक बार एग्जाम्पलर देख लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पलर देखा नहीं है। अगर एग्जाम्पलर में क्रेमर्स रूल लगा के सॉल्व किया हुआ है तो हम फॉलो कर सकते हैं, बट अगर एग्जाम्पलर में भी रोशन यूज नहीं किया हुआ है ना, तो हम फिर बोर्ड्स में उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो गाइस प्रोसेस सबको पता चल गया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तब तो आसान है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है, याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है कि जब डिटर्मिनेंट भी जीरो आया और एडजॉइंट ए और बी का वैल्यू भी जीरो आया तब नो सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट जीरो आने के बाद एडजॉइंट ए इंटू बी आपका जीरो मैट्रिक्स नहीं आया तो आप वहां पे लिखोगे हम नहीं बता सकते, वी कैन नॉट आंसर कि वहां पे कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमें स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी के साथ वी आर ओवर विद द टॉप कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या करना है, घर पे यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.6। साथ ही साथ मिसलेनियस को भी खत्म कीजिएगा, मिसलेनियस को छोड़ना नहीं है, मिसलेनियस से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमारी अगली क्लास है परसों के दिन में। लेट मी डिसाइड कि क्या मैं परसों की क्लास में डिस्कस करना चाहता हूँ या फिर शाम को एक इसका डीएसएस रखना चाहता हूँ। क्या चाहते हो वैसे आप लोग बताओ, आप लोग होमवर्क करके आते हो। सर टाइमिंग क्या रहेगा डीएसएस का? डीएसएस अगर होगा भी ना तो क्योंकि वो एक लंबा रहता है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक जाता है, तो इसलिए वो हम लोग शाम को ही रख पाएंगे, क्योंकि मेरा लोड इस तरीके से है कि दिन में रखना मुश्किल हो जाता है। तो 6 बजे तक रखिए, 6 से 8। 6 बजे शुरू कर देंगे, वो 8 बजे खत्म होगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। स्पेशली जो मेरा एक्सपीरियंस है जेई वालों के साथ, मैंने 2 दिन के अंदर 5.5 घंटे का डीएसएस दिया था उनको। ओके सर नया क्लास है वो नया चैप्टर लिमिट्स और जो बता रहे थे हाँ, वो वाला मतलब वो मैं शुरू कर सकता हूँ। ठीक है,
सबको यहाँ पे चैट में भी डीएसएस कर रहे हैं। रिवांश ने भी सर बोला। डीएसएस में ही निपटा दीजिए। अच्छा, लेकिन रोशन देन दिव्यांशु क्या कहना चाहते हो आप लोग? आर्यन डिटर्मिनेंट्स खत्म, यही था डिटर्मिनेंट्स। आसान लगा है कि नहीं? सर सिर्फ प्रॉपर्टीज वाला छोड़ थोड़ा के बाकी सब आसान था। प्रॉपर्टीज थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। इट्स लाइक ट्रिगोनोमेट्री ओवरनाइट नहीं होता है। थोड़ा सा हर थोड़े टाइम पे उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट यू डेवलप द माइंडसेट टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। अगर वहां पे देखो, प्रॉपर्टीज एक ऐसा टॉपिक है जो रट्टा मार के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अनुष्का कह रही है सर एग्जाम आइडिया भी डिस्कस करिएगा ना। अनुष्का मैं कर लूंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया ना कि एग्जाम आइडिया मेरे पास है नहीं। मैंने एक स्टूडेंट को दिया हुआ था 12th के, और क्वेश्चन बोल देंगे। हाँ आपको क्वेश्चन एक काम करना ना, मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे अगर आप अपने क्वेश्चंस को भेज दोगे ना, तो मैं एक स्लाइड बना लूंगा उससे, जहाँ पे स्लाइड के ऊपर आपके क्वेश्चन होंगे। जैसे अभी मान लो ये दिख रहा है, तो इस तरीके से मैं ऊपर क्वेश्चन डाल दूंगा और फिर नीचे में आपके वहां पे सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बस ऑनलाइन जब हम क्वेश्चन पूछेंगे ना, उसमें बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। इससे अच्छा लेट मी प्लान, एक लिंक दे दूंगा, फोटोज भेज देना अपने क्वेश्चंस का, उसको मैं बस कॉपी पेस्ट करके स्लाइड बना लूंगा और फिर लाइव हम लोग वहां पे आपका डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है? दिव्यांशु कह रहा है सर पीडीएफ भेज दो, आपको एग्जाम आइडिया का भेज दो यार। मैंने एक्चुअली सर्च नहीं किया था, मेरे को आप लोगों ने आरडी शर्मा के लिए बोला था, तो आरडी शर्मा नेट से ढूंढ ढांड के आप लोगों को मैंने पीडीएफ भेजा था। तो इसी के साथ एंड करते हैं गाइस सेशन। लेकिन यस, आई सिंपली रिक्वेस्ट कि टारगेट रखो आज ही के आज कंप्लीट कर लेने का, ठीक है? आज के दिन में ही कंप्लीट करने का टारगेट रखो, इसको कल के लिए मत रखना कोई भी चीज, ओके? डीएसएस अगर हम प्लान करते हैं तो इट विल नॉट बी बिफोर थर्सडे और फ्राइडे, दैट आई कैन अश्योर। yes Rivansh, Neelav sir is now fine, he will be taking your classes, ठीक है? आज से वो आप लोगों की क्लास लेना शुरू करेंगे एंड होपफुली इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक से थोड़ी सी क्लासेस हम बढ़ा देंगे केमिस्ट्री का, ताकि वो जो 3 हफ्ते क्लासेस नहीं हो पाई थी वो भी एडजस्ट हो जाए, ओके? और कुछ पूछना है क्या स्टूडेंट्स? कुछ पूछना है किसी को? एनीवन? एनीथिंग एल्स? बोलो। नो सर। सर आर्यन सर लास्ट वाला जो डीएसएस का टाइमिंग था ना, वो ठीक था। अगर हो सके तो सर 6:30 से रहेगा। ठीक है, जनरली थर्सडे फ्राइडे सैटरडेज को मेरी आखिरी क्लास 6 बजे खत्म होती है, तो मेरे लिए 6:30 ही बेटर ऑप्शन होता है। मैं 6 बजे ऐसे भी नहीं शुरू कर पाऊंगा, तो ठीक है। आई मीन इफ यू गाइस आर रेडी फॉर 6:30 ना, दैट टेंशन मत लो। 6:30 में शुरू करेंगे और 9 से 9:30 का मैं लिमिट रखूंगा। आफ्टर 9:30 आई विल नॉट टीच यार 3 घंटे बैक टू बैक मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा फिर, ओके? तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर। सिंपल सा काम क्या करना है, आज के आज डिटर्मिनेंट्स को खत्म करने का टारगेट रखिएगा, ओके? एंड अगर किसी को हार्डवर्क करने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि योर पेरेंट्स आर एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स, घर से बाहर निकलकर काम कर रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स इस पैंडेमिक के टाइम पे, सो दैट यू गाइस कैन स्टडी टेंशन फ्री होकर, है कि नहीं? तो उसी चीज को ध्यान में रखकर मोटिवेशन जगाओ अपने अंदर और पढ़ाई करो। चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय सर। बाय बाय।